कि मुल्क भर में आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। भारी भरकम बिल जो हैं लोगों को पे करने पड़ रहे हैं। इससे पिछले महीने किसी ने अपनी बाइक बेची, किसी ने अपने जेवर बेचे और बहुत मुश्किलात फेस करके उन्होंने उस बिल को अदा किया। अभी एक बिल की जो उन्होंने पेमेंट की थी उस नुकसानात का अजाला नहीं हुआ कि अगले महीने का बिल आ गया और वो उससे भी दुगना आया। आवाम इन तमाम चीज़ों से तंग आकर अब सड़कों पर निकल आए हैं। जगह जगह पाकिस्तान के कोने कोने में आवाम एहतजाज कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि वो तमाम ये जितना भी इजाफा है, ये टैक्सेस की भरमार है, ये सब वापस लिया जाए और गरीब आवाम को जीने का पूरा हक है और उनको ये हक दिया जाए। उनको जीने के लिए जो रोटी है दो वक्त की, जो तमाम चीज़ें हैं, सहूलियात है, वो मुयसर होनी चाहिए। इस खसूसी ट्रांसमिशन में आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान भी होंगे। लाहौर से ब्यूरो चीफ हनीफ कमर ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले उनकी जानिब बढ़ेंगे। हनीफ कमर, बताइएगा, एक तरफ भारी भरकम बिल हैं, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो बिल आ रहे हैं और उसमें इतना इजाफा है, कौन कौन से टैक्सेस शामिल हैं इन बिलों में? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो बिलों का मसला बना हुआ है, अनफॉर्चुनेटली यूँ कह लें कि सारे का सारा फोकस बिजली के बिलों पे हो गया है, लेकिन बिजली के बिलों के अलावा बाकी जो बिल्स हैं उनको अगर आप देखें तो उनकी भी यही सूरत हाल है। आप पानी का बिल देख लें, पिछले 3 माह में लाहौर में पानी के बिल में डबल से ज़्यादा इजाफा हो गया है। जो बिल एक 100 समझे 100 रुपये का था, अब 200 रुपये से जायद का आ रहा है ये पानी का बिल। पेट्रोल आपके सामने है। गैस की कीमत में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है और गैस की लोड शेडिंग भी लाहौर की तारीख में पहली दफ़ा हो रही है। गैस की बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग, यानी शाम रात 9 बजे के बाद आप यूँ समझे कि लाहौर में गैस की छुट्टी है। बिजली के बिलों में जो इजाफा है ये ग्रेजुअली किया गया है और इजाफा करते करते अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि आम आदमी तो दरकिनार, अच्छे भले जो खाते पीते लोग हैं वो भी बिजली के बिलों से आजिज आ गए हैं। 17 किस्म के टैक्सेस हैं जो आप अपने बिल में 17 किस्म के टैक्सेस हैं। ठीक है हनीफ कमर, स्टूडियो में हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम मौजूद हैं। फैसल हकीम, ये कौन कौन से टैक्सेस हैं जो 17 किस्म के टैक्सेस का जिक्र करें? हनीफ कमर, देखें, अगर आप बिजली के बिल का जायज़ा लेते हैं तो उसमें बड़ी टेक्निकल तरीके से हुकूमत ने तब्दीलियाँ की। गुज़िश्ता जो दौरे हुकूमत था, पहले ये बिल आता था स्लैब के तरीके से। स्लैब में ये होता था कि जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, पहले 100 यूनिट का रेट ये होगा, फिर उसके बाद 101 से लेकर 300 यूनिट तक का रेट ये होगा और 301 से लेकर 700 यूनिट तक का रेट ये होगा। और जब बिल बनता था तो उसी स्लैब्स की मदद से बनाया जाता था और उसी तरह रेट लगाया जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अचानक एक ऑर्डर किया गया और उसमें ये स्लैब्स ही ख़त्म कर दी गई सिरे से कि जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है उसका तो 100 यूनिट तक का बिल आ रहा है, लेकिन अगर उसने 101 यूनिट इस्तेमाल किया है तो वो जो स्लैब लगेगी वो फ्लैट लगेगी 200 यूनिट वाली। उसका जो 100 यूनिट का रिलीफ था वो ख़त्म हो गया है। और अगर कोई 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है तो उसका 200 यूनिट वाला रिलीफ भी ख़त्म है, वो सीधी की सीधी स्लैब लगेगी 300 यूनिट वाली। अब 300 से 400 के दरमियान 400 यूनिट वाली, सीधा 400 यूनिट वाली जो स्लैब है उसी का बिल आएगा। उसमें 100, 201 या 301 वाला जो एक रिलीफ था वो ख़त्म कर दिया गया। उसकी वजह से जो बिल थे उनमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। अब जो सारिफ तक 400 यूनिट इस्तेमाल करता है और गर्मियों में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो 2 कमरों का घर है और 4 से 5 अफराद पर फैमिली मुश्तमिल है, उसका जो बिल है वो 350 से 400 यूनिट आता ही आता है। तो 400 यूनिट जो इस्तेमाल करता है उस पर सिर्फ जो बिजली का रेट है वो 32 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट है। ये टैक्सी छोड़ के है, ये फ्लैट रेट है। अगर उसके बाद आप देखें तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पहले होते थे एफसी सरचार्ज, फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज उसे हम कहते हैं। वो जो था वो 43 पैसे था, खामोशी से उसको बढ़ाकर 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट कर दिया गया। उसके अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है और उसके साथ साथ आप देखें तो महसूल बिजली है। आज तक आप मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पीटीवी की फ़ीस, टेलीविज़न की फ़ीस जो है वो बिजली के बिलों में मौसूल की जा रही है और 35 रुपये वो भी लगाई जा रही है। वो कहाँ पे जाती है और कौन इस्तेमाल करता है वो किसी को पता नहीं है। जनरल सेल्स टैक्स आपके बिलों में मौसूल किया जा रहा है। उसके बाद आपके जो सेल्स टैक्स है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का, वो अलहदा से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के अलावा
एक आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हर महीने करते हैं, एक आप सेमाई बुनियादों पे करते हैं, वो अलहदा से है। उसके बाद आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में, वो अलहदा से मौसूल की जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुसलसल जो अवाम पर दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और उनकी माशी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल के दौरान जो बिजली के बिलों में इजाफा देखने में आया, उसमें ये सारे के सारे मुहर्रकात शामिल हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो पहले भी ली जाती थी, लेकिन जो एफसी सरचार्ज है उसमें इजाफा, फिर ये स्लैब्स का खात्मा और जो रेट्स हैं उनमें इसमें यकीनी तौर पर हम आज जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और आगे चल के नाज़रीन एक एक फैक्टर के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह ये बिल जो इजाफा हुआ है, ये हादसा एकदम नहीं हुआ है। मैं 2 सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा, फैसल आपसे भी और हनीफ आपसे भी जानना चाहूँगा, मगर पहले हनीफ आप बताइएगा, बात तो ये है कि आपका पेट भरा हुआ है मगर फिर भी आपको खाना है। ऐसे मुआहदे किए गए हैं इस रियासत ने, IPPs के साथ जो मुआहदे हैं, यानी बिजली आपकी ज़रूरत है या नहीं है, उन्होंने बना ली है, वो तो आपने ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। गर्दिशी कर्ज़े जो हैं, सर्कुलर डेट जो है वो आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, फिर आपको कमर्शियल बैंक से वो कर्ज़े लेने पड़ते हैं, वो कर्ज़े उतारने के लिए आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो दोनों, ये सवाल है मैं आप दोनों हज़रात के सामने रखूँगा, लेकिन हनीफ पहले आपसे। रज़ा साहब, आपने ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो है निशानदेही की है। आप सिर्फ कुछ ना करें कि ये जो IPPs के साथ मुआहदे हुए हैं, ये मुआहदों को ज़रा पढ़ लें कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, और उसके बाद जितना भी कोई बंदा जिसका मुआशियात के साथ ABC का भी ताल्लुक नहीं होगा, वो भी जान जाएगा कि यार ये इस किस्म के जालमाना मुआहदे ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकते हैं और कहीं पे भी नहीं हो सकते। आप इंटरनेशनल पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके साथ जो आपने मुआहदे किए हैं, और वो जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके फिर आप नाम देखें कि उनमें कौन कौन सी शख्सियात आती हैं जिनको पाकिस्तान के अवाम का खून निचोड़कर जिनके पेट भरे गए हैं। आप देखेंगे कि ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान के लोग ही हैं जिनको नवाजा गया है, और इस तरह से नवाजा गया है कि पाकिस्तान के आम गरीब आदमी की उसका पेट काट के उसको अजियत में मुब्तला करके उससे ये मैं तो कहता हूँ कि ये भत्ता वसूल करके उन लोगों को दिया जा रहा है। आप बेशक उनसे बिजली लें या ना लें, लेकिन आपने उनको पे करना है और डॉलर्स में आपने अदायगी करनी है। आपने जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो ज़ाहिर है उनकी भी कीमत बढ़ जाएगी, फ्यूल की भी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये तो कुछ भी ना करे, अगर कोई हुकूमत कहती है कि हम इस्लाहात करना चाहते हैं, तो हम ठीक करना चाहते हैं बिजली के मामलात को, तो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वो कोई अपने जहन को तकलीफ़ ना दें, कोई इस सिलसिले में कोई मगजमारी ना करें, सिर्फ 2 काम कर लें। एक, इन मुआहदों को अच्छे तरीके से बैठ के पढ़ लें, और दूसरा आपके जो साथ हमसाया मुल्क है भारत, जिसको हम दुश्मन कह के राग लापते हैं 24 घंटे, वहां पे देख लें कि उन्होंने बिजली का क्या हल निकाला है। वहां कम अज कम कई रियासतों में जहां पर संजीदगी हो वहां पर हल निकल आते हैं, यह दुरुस्त बात है। फैसल, यही सवाल आपसे। देखें, अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो यहाँ पे एक तो IPPs का जिक्र किया हनीफ कमर साहब ने, उसके साथ साथ अगर आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से जो हियरिंग होती है नेपरा में जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की तरफ से हर महीने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त आती है, उसमें जो तखमीने लगाए गए होते हैं उनमें और जो हकीकत में बिजली पैदा की जा रही होती है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। यानी आपके तखमीने ही गलत होते हैं। अब वो तखमीने क्यों गलत होते हैं? वो तखमीने इसलिए गलत होते हैं कि आपके जो पावर प्लांट्स हैं उनकी कारकर्दगी ही तसल्ली बख्श नहीं है। आप वो पावर प्लांट्स जो महंगी बिजली बनाते हैं वो उन्हें ऑपरेशनल रखे हुए हैं, और कई ऐसे पावर प्लांट होंगे या हाइडल का जो इशू होगा वो आपका मुसलसल चल रहा होगा कि वहाँ पे पैदावार कम है। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे पास हाइडल के रिसोर्सेज मौजूद थे, लेकिन हमने वो डैम्स नहीं बनाए, हमने वो हाइडल पावर की तरफ तवज्जो नहीं दी, हम मुतबादल तवानाई की तरफ उस तरह नहीं गए जिस तरह हमें जाना चाहिए था। तो ये मसाइल हैं कि हम क्यों नहीं गए हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। कुछ सेक्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट हैं, वो चाहते हैं कि फर्नेस ऑयल, LNG, कोयला इन्हीं से हासिल किया जाए, जो आसान तरीका है, जो बिजली सस्ती हो सकती है, पानी के ज़रिए आप कर सकते हैं, उनसे नहीं करनी है। जी बिल्कुल, इसमें इंटरेस्ट भी हैं और इसमें जो शॉर्ट टर्म
हल निकाला गया था, उसमें वो भी शामिल है कि शॉर्ट टर्म फौरी तौर पर बिजली का जो एक क्राइसिस था उसको ख़त्म करने के लिए निकाला गया था। लेकिन उससे बहुत पहले से जब बिजली का क्राइसिस शुरू हुआ था, आप ये देखें कि 2 बड़े डैम्स के अलावा आपके पास कोई तीसरा डैम नहीं है। आप हमसाया मुल्क की मिसाल देते हैं, आप हमसाया मुल्क में जाएं, वहाँ पे देखें उसने कैस्केड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किस तरह डैम्स के ऊपर डैम्स बनाए। आपका डैम बन जाता है, आप उसके बाद शोर मचाते हैं कि जी उसने डैम बना दिया, लेकिन आप डैम क्यों नहीं बना रहे? आप रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लगा रहे? आप सिर्फ स्टडीज़ उठा के देख लें कि दरियाए सिंध पर आप कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं। आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप सिर्फ दरियाए सिंध पर अगर डैम्स बना के बिजली बनाना शुरू कर दें तो आपकी मुल्क की ज़रूरत पूरी की जा सकती है, जो इस वक्त आपकी ज़रूरत है। आप उसके साथ साथ डैम्स बना के ये जो सैलाब हर साल आप तबाही इससे बच सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। उसकी वजह यह है कि आपने कुछ लोगों को खुश रखा हुआ है, आपने वो IPPs को खुश रखा हुआ है, आपने जो सर्कुलर डेट का मसला है उसको हल करने की तरफ तवज्जो नहीं दी, और अगर उसको पर तवज्जो देते तो शायद ये मसाइल ना होते। आज आप उस सर्कुलर डेट की अदायगी के लिए अवाम पर बोझ डाल रहे हैं। आपने FC सरचार्ज जो है वो खामोशी के साथ बढ़ा दी है, और उस सरचार्ज से आप अवाम पर की माशी मुश्किलात में इजाफा करने जा रहे हैं। आपने उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी? ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आना ज़रूरी है, और उस जवाब के हवाले से जो अवामी एहतजाज है, गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और 48 घंटे का वक्त दिया गया। अब 48 घंटे में कौन सी ऐसी चीज़ सामने आएगी कि अवाम को रिलीफ मिलेगा जो पहले नहीं मिल सका था? बिल्कुल ऐसे 48 घंटे में ऐसी कौन सी चीज़ सामने आएगी और मुआवजा हो जाएगा कि आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? इन तमाम तर सवालात के जवाब ढूंढने ज़रूरी हैं। इस तरह से आवाम को टैक्सेस लगा कर लूटा जा रहा है, और इन टैक्सेस की कोई मतलब उस तरह की एग्जाम्पल भी नहीं है कि बताया जा सके या उसको क्लियर किया जा सके। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। माहिर माशियात खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत मशकूर हैं आपके कीमती वक्त के सर, आपने अपना खसूसी वक्त निकाला सच टीवी के लिए। सर, 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि मुल्क में एक हंगामा मचा हुआ है, हर तरफ आवाम ही निकल रही है और सिर्फ यही मुतालबा कर रही है कि ये जो एक हम पे जुल्म किया जा रहा है, हमसे टैक्सेस लिए जा रहे हैं वो भी बिलों में, तो इस जालिमाना इकदाम को वापस लिया जाए। सबसे पहले मुझे ये क्लियर कीजिएगा, ये जो इतने सारे टैक्सेस हैं, GST है, अदर टैक्सेस हैं, रेडियो है, PTV है, तो ये सारे टैक्सेस अचानक से इस तरह से बिजली के बिलों में ऐड करना, ये कोई दलील आपको समझ आती है? ज़रा इसको क्लियर कीजिएगा, इस पर रोशनी डालिएगा। जी, एक तो बात समझने की है कि ये GST पहले भी था, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। ये जो PTV की फीस पहले भी थी, ये 35 रुपए जो है, पर अब इसका आपको असर बहुत ज़्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है कि अगर 18% GST पहले यूनिट्स पे लगता था और उनकी कीमत कम थी तो उसका एक इम्पैक्ट कम आता था, अब उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब जो नई एडेड चीज़ आई है वो एक डेट सर्विसिंग सरचार्ज है जो 3 रुपए आई थिंक 25 या 30 पैसे का है। वो भी एक फाइनेंशियल सरचार्ज है, उसको लोग समझ रहे हैं कि वो टैक्स है, वो लग गया है। पर असल कहानी जो है वो इस तरह से है कि बिजली की जो बुनियादी कीमत है उसमें तब्दीली हुई है, उस तब्दीली का एक असर जो है वो लोगों पर आ रहा है, ये बात दुरुस्त है। अब दूसरी बात जो दुरुस्त है वो ये है कि बहुत से जो यूनिट्स हैं जो 200 और 300 में थे, उन पे भी अब क्वार्टरली टैरिफ और एक FPA जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो चार्ज हो रही है, उसका भी असर लोगों पर आ रहा है। तो ये सब बातें ठीक हैं, और समर में चूंकि लोगों की जो बिजली की डिमांड या खपत है, जो यूजेज है वो बढ़ जाती है, तो लोगों का जो 200 यूनिट में था वो 300 या 400 में चला गया है, तो उसकी वजह से भी बिल ज्यादा आ रहा है। तो ये सब चीजें मौजूद हैं और ये ठीक है, इस पर एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन लेकिन गई है। इसमें डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जो हुकूमत की जो इदारों की नाअहली है, मिसाल के तौर पर आप बिजली चोरी को नहीं रोक सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो जहाँ से रिकवरी नहीं हो पाती है, वो भी आपको जो आवाम पहले से बिल दे रही हैं उन्हीं से आपने निकलवाना है। आप ये पहले कहते रहे कि सोलर सिस्टम आप लगा लें, मगर अभी आप कह रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस कंजप्शन जो है वो उस तरह से नहीं हो रही है, तो हुकूमत की कोई डायरेक्शन समझ नहीं आती है। पहले सोलर की जानिब मशवरा दिया जाता है, फिर उसके बाद कहते हैं कि उस तरह से यूजेज नहीं है और बिजली पड़ी हुई है, इस्तेमाल हो ना हो, ज़रूरत हो ना हो, आपको तो ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। फिर तो चूंकि हुकूमत सिंगल बायर थी और कोई बायर नहीं था, तो हुकूमत को ये गारंटी देनी पड़ी कि पाकिस्तान में हम बिजली आपकी खरीदेंगे, चाहे आप चलाएं या ना चलाएं। फ्यूल चार्जेस तो तभी देंगे जब चलेगा,
बट जो कैपेसिटी है वो तभी दी जाएगी जब चले या ना चले। तो ये एक मॉडल है जिसने हर्ट किया है पाकिस्तान को, अब इस मॉडल से निकलना है। नंबर 2, आपने बिल्कुल सही फरमाया, पाकिस्तान के 2022 के अगर आप फिगर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि 520 अरब रुपए का डिस्कोर्स का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नुकसान है। इसमें ये भी कहता चलूं कि ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ हमारे पेस्को या हेस्को जो हैं वो नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, हेस्को का और पेस्को का नुकसान बढ़ा हुआ है। हेस्को का 45 अरब का था उसमें से, पर ये भी याद रखिए कि मेप्को का जो TNT लॉस था वो 75 अरब था। तो समझने की बात ये है कि एक तरफ ये बात दुरुस्त है कि कैपेसिटी पेमेंट एक अपनी चीज है और उसको हैंडल करना है, और उसका हैंडल करने का तरीका यूं है कि आपको ये कहना पड़ेगा कि जो डेट उनके साथ है जो IPPs के, उसको हमें रीप्रोफाइल करना पड़ेगा, और इसको 2000 की जो पेमेंट है उसको अगले साल कम करके 1500 या 1800 पे इस तरह लाएंगे आप कि आप उसके डेट का टेनर बढ़ा देंगे, कि डेट की पेबिलिटी जो है वो आगे ले जाएंगे। दूसरी चीज जो है, बिल्कुल सही आपने कहा, देखिए जो IPPs में काम होने वाले हैं ये आपने सामने रखे, पर जो डिस्कोस में काम होने वाले हैं वो तो आपने करने हैं ना। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब वो IPPs के साथ जब आप निगोशिएट करेंगे, उनको तो ये वो जो पहले से रियासत ने उनके साथ जो मायदे कर रखे हैं हुकूमतों ने, वो तो बड़े सूट करते हैं। अगर आप उनसे निकलते हैं वो आलमी अदालत में चले जाएंगे, वहाँ भी आपको खसारा है। ये तो वही बात होगी कि आगे कुआं है पीछे खाई है, दोनों सूरतों के अंदर आपने ही फंसना है। तो दोबारा निगोशिएट करेंगे, किस हद तक करेंगे, जबकि ये मॉडल तो उन कंपनीज को सूट करता है। अभी आप दुरुस्त कह रहे हैं, उसमें है ये कि उनकी जो डेट पेमेंट है वो पहले 10 साल में काफी ज्यादा है। उसको हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि पेमेंट हम उसी तरह करेंगे, बट पेमेंट का जो टेनर है वो चेंज कर देंगे, यानी कि उसकी पेमेंट को स्टैगर कर देंगे। जिस तरह मैं अभी और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, तो ये जो CPEC और 2015 के बाद के IPPs हैं, मेरा ख्याल है शायद 17 हैं टू बी एग्जैक्ट, इनके साथ आपको इस तरह मूव करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़ा जो असर है वो ये आएगा कि स्टेट पाकिस्तान की और चाइना के साथ एंगेजमेंट कैसे होती है। पहले भी जब हमने ये काम किया था तो थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट ने भी साथ दिया था, उनको भी साथ देना पड़ेगा। पर ये भी याद रखिए कि इसके अलावा डिस्कोर्स को ठीक करना आपका काम है। दूसरी बात बहुत जरूरी है कि ये लॉन्ग टर्म का मसला है, इसको लॉन्ग टर्म पे ये सारे मसाइल हल कीजिए, बट शॉर्ट टर्म पे जो इस वक्त बिल आ गए हैं उनको संभालने का तरीका ये है कि आप अभी बिल्स को थोड़ा स्टैगर कीजिए। आप जो GST 200 या 300 तक है उसको फिर दोबारा उस पर सोचिए, पर ये सब काम करते वक्त IMF को साथ रखिए, IMF से बात कीजिए, IMF से एंगेज होइए। IMF से जो नया डेटा क्वार्टरली टैरिफ का अभी एक नई 5 या 6 रुपए की एक बहुत बड़ी एक और एडजस्टमेंट आ रही है, वो उनको बताइए कि वो क्यों तब्दीली आ रही है और उसके कई वजूहात हैं टेक्निकल। उनको वो डेटा शेयर कीजिए और उनको कन्विंस कीजिए कि कुछ हमें इन द शॉर्ट रन जो है ऐसे मेजर्स लेने हैं कि ये वक्त गुजर जाए। हमारे पास कुछ कंटिजेंसी बिल्डअप होती है अपने जो हमारे बजट में, हमारे पास एक रकम मौजूद है, उसको इस्तेमाल कीजिए। कुछ GIDC में जाके जो रकूम है वो कलेक्ट कीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप IMF से बात करेंगे तो आपको उनके साथ साथ कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म देने पड़ेंगे कि इस मसले से कैसे निकलना है। लेकिन डॉक्टर साहब बात यह है कि साबका हुकूमतों के IMF के साथ जो मुआहदे हैं, अब तो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत ने तो उन तमाम शराइत को पूरा करना है और उस पर अमल दरामद करनी है। तो उस सूरत में निगरान हुकूमत IMF की इन कड़ी शराइत के बावजूद अब अवाम को रिलीफ कैसे देगी, कैसी पॉसिबिलिटी बनेगी? आपने सही सवाल पूछा है। ये निगरान हुकूमत जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ये एम्पावरमेंट दी है कि IMF और IMF से रिलेटेड मसले मल्टीलैटरल से ये डील कर सकते हैं और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में जो भी ये चाहें उसमें ये रद्दोबदल कर सकते हैं। इस वक्त ये मौका है कि आप रीनिगोशिएट करने की बात नहीं मैं कह रहा, आप उनको अप्रोच करें कि नया डेटा सामने आ गया है, जो कि आ गया है, आपको उस पर उनसे डिस्कशन करनी पड़ेगी। बट ये करने से पहले आप एक टीम पुट टुगेदर कीजिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने 2013-16 का पाकिस्तान का प्रोग्राम रन किया है। जब तक टीम आपकी सपोर्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, उनको अपने नंबर्स ना पता हो, सामने 8-10 PhDs बैठे होते हैं जो 8 घंटे पाकिस्तान पे यही काम कर रहे होते हैं। आप अपनी टीम पुट टुगेदर कीजिए, एक चीफ निगोशिएटर बनाइए, वो उनसे निगोशिएट करे कि ये तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं, उनके लैप में डाल दीजिए कि क्या करना चाहिए। मैं आपसे जब गुफ्तगू कर रहा हूं ना, तो आप यकीन रखिए कि वो इस गुफ्तगू को भी
समझ रहे हैं। वो क्यों समझ रहे हैं? वो पाकिस्तान की कटिंग्स लेके जा रहे हैं, उनको मालूम है कि ये एक इशू खड़ा हो गया है। वो हमारे पार्टनर्स हैं इस वक्त, उनको एज अ पार्टनर साथ लेके चलिए, और जो भी इस वक्त 200 और 300 तक के बिल हैं उसमें 60 से 65% लोग डोमेस्टिक शामिल हैं, उनको हल कीजिए ताकि इस वक्त जो मुल्क में डिस्ट्रप्शन है उसमें से हम गुजर सकें। और ये हम गुजर सकते हैं, इतनी जो इस वक्त डूम एंड ग्लूम की सिचुएशन बन गई है इसमें से निकल सकते हैं, बट अथॉरिटीज को बहुत ही केयरफुली क्राफ्ट करना है वो ही नैरेटिव जो मैंने आपके सामने रखा है। और आईएमएफ को ये कहना है कि ये मेरा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, ये मैं इस वक्त थोड़ी सी देने जा रहा हूँ रिलीफ, आप इस पे एग्री कीजिए। आप हमारे जो टारगेट्स हैं उनको थोड़ा सा रीअफर्म कर लें, रीडू कर लें, रीस्ट्रक्चर कर लें, वो कर लेंगे आपके साथ। 200 तक के यूनिट्स अगर दिल्ली में मुफ्त किए जा सकते हैं तो हम आईएमएफ से ये गुफ्तगू नहीं कर सकते कि उससे से कोई जीएसटी की रिलीफ दे दी जाए, उससे से कोई क्वार्टरली टैरिफ की रिलीफ दे दी जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रखना चाहिए मुल्क के लोगों को, उनका 1000 रजिस्टर हो गया है, अब अथॉरिटीज का काम है कि वो उतना ही स्ट्रॉगर रिस्पॉन्स दें। पर अथॉरिटीज़ की आपको कोई विल नज़र आती है? क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है कि अभी हो जाएगा 2-3 महीने के लिए आप किसी ना किसी तरह रिलीफ दे देंगे, निकल जाएंगे। मामला मुस्तकिल मिजाजी का है। कहने को हम दरियाओं की, झीलों की और पहाड़ी चश्मों की सरजमीन हम कहलाते हैं, मगर हम पानी की तरफ नहीं जाते, हमें महंगे ज़राए से बिजली हासिल करनी है। तो आपको कोई नज़र आता है कि बिल के आने वाले दिनों के अंदर संजीदा होगी ये रियासत और देखेगी कि जो आसान तरीके हैं, जो सस्ते हैं, उनसे बिजली को हासिल किया जाएगा? मेरे दोस्त, पाकिस्तान के पास अब आप बताइए कि इस वक्त अगर लोग सड़कों पर हैं, लोग तकलीफ में हैं, इंडस्ट्री जो है वो मुश्किल से चल रही है क्योंकि बिजली महंगी है, एक्सपोर्ट्स हमने करनी है, हमने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी है, दुनिया को कन्विंस करना है, तो यही तरीका है ना कि हम अपने आप को ठीक कर लें, हम अपनी कहानी लिखें। हम लिख सकते हैं ये कहानी, हम डिस्को की मैनेजमेंट ठीक करने की कहानी लिखेंगे ना, हम इसको प्राइवेटाइज करने की कहानी लिखेंगे, हम रीप्रोफाइल डेट को करेंगे, हम सब्सिडी को डायरेक्ट करेंगे, हम थर्ड कोल को इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह मियाँ का इतना बड़ा रिसोर्स है हमारे पास जो कि मतलब इतना अच्छा हमारी बिजली को चला सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि इसके बाद ग्रीन एनर्जी का अल्लाह मियाँ ने हमें इतना बड़ा हवा और पानी और सूरज दिया है, और हवा और सूरज की जो बिजली है वो तो अब सस्ती भी हो गई है। कहने का मकसद यह है कि कॉम्पिटेंट टीम अगर हम पुट टुगेदर कर पाएंगे, मुझे मालूम है कि लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि मसला सारा बिल का आ गया है। मैं ऑनेस्टली आपको कहूँ, बिल से बड़ा मसला ये है कि ये जो हमने अभी सारी चीजें आपने पिछले 12 मिनट में एक्सप्लेन की हैं, आई विश कि ये इतनी ही सलाहियत से करने की भी सलाहियत हो हमारी मिनिस्ट्रीज में, हमारे डिपार्टमेंट्स में। इस काम को प्राइवेट सेक्टर को दीजिए। आपने पाकिस्तान के 2 सेक्टर रन किए हैं प्राइवेटाइज करके, एक टेलीकॉम सेक्टर और एक बैंकिंग सेक्टर। आप दोनों में देखिए कि पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी है। आप उनके प्रॉफिट्स देखिए, आप फॉरेन होल्डिंग्स देखिए बैंकों में। HBL खान की फाउंडेशन होल्ड करती है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। टेलीनॉर काम कर रहा है पाकिस्तान में, इसी तरह और जो इदारे हैं इंटरनेशनल, उनकी इन्वेस्टमेंट है इन दोनों जगहों पे। तो इसको ऐसे लेके चलिए। अब ये काम करना है, बिल्कुल करना है। हम जहां खड़े हैं वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कॉम्पिटेंट टीम पुट टुगेदर करेंगे। ये जो इस वक्त करने का काम है, ये तो मैंने और आपने 15 मिनट में भी डिस्कस कर लिया है। अब इस पे कोई बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट्स नहीं रह गए कि हम समझना चाहें। हम डिस्को नहीं चला सकते। मतलब लाहौर का जो डिस्को है, जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छा चलता है, 2022 में 72 अरब रुपए का T&D का लॉस था। ये गुड एंड बैड डिस्को की कहानी भी खत्म हो गई है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अल्लाह ने हमें अब शऊर दे दिया है, अकल दे दी है, समझ दे दी है कि वेयर द प्रॉब्लम लाइज। नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड ऑन दीज थिंग्स। केयर टेकर सेटअप्स को भी उसी तरह काम करना पड़ेगा। लॉन्गर टाइम केयर टेकर सेटअप है। ये वो लोग हैं जो दिहाइयों से सिस्टम का पार्ट रहे हैं। आप इनमें से सबको देखिए, दे आर टेक्निकल पीपल जो कि 30-35 साल से सिस्टम का पार्ट है। इनसे तो रिस्पॉन्स हमें मतलब फौरी तौर पे आ जाना चाहिए। ये जो चीजें IMF से डिस्कशन हो चुकी होनी चाहिए, आगे का सिस्टम आपको डिफाइन हो रहा होना चाहिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये करेंगे। पर बारिंग दिस हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और हम ये छोड़ सकते नहीं है, वरना बोथ मिलिट्री एंड जो हमारी सिविल एस्टेब्लिशमेंट है उसको आगे बढ़ना चाहिए। उनको भी ये काम जो है वो फौरी तौर पे मतलब आगे बढ़ के करने चाहिए, बिकॉज लोग डिफिकल्टी में है। मैं समझ सकता हूँ ये बात, और हम जैसे टेक्नोक्रेट्स जो है
उनको खुल के ये चीजें उनको एक्सप्लेन करनी चाहिए और मदद करनी चाहिए इसको करने की, जो कि आई एम श्योर कि और भी लोग कर रहे होंगे सिस्टम से। बिल्कुल डॉक्टर खाका नजीब साहब, आपने बजा फरमाया है, लॉन्गर टाइम केयर टेकर सेटअप हैं और इनको फौरन से सोल्यूशन की तरफ जाना हो। भारी भरकम बिल्स हैं बिजली के, मुल्क के दीगर हर शहरों के अंदर एहतजाज कर रही है आवाम और कह रही है कि जो नाजायज़ टैक्सेस आपने लगाए हैं इनको रिवर्स किया जाए। क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ हो सकता था जो नहीं किया है अरबाब इख्तियार ने, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं फजलुल्लाह कुरैशी साहब, साबिक सेक्रेटरी प्लानिंग है। सर आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। कुरैशी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जौहरी तवानाई के हवाले से और शमसी तवानाई के हवाले से हम कितनी बिजली इन निज़ामों से कशीद कर रहे हैं, और साथ में ये भी सवाल आपके सामने रखता हूँ, ये जो सर्कुलर डेट हमने बढ़ा लिया है इतना अरबों खरबों के अंदर, इसकी वजूहात क्या है? सर देखिए, अब इस वक्त हम ज़्यादा 20% हम ले रहे हैं एटॉमिक एनर्जी के थ्रू, और सोलर के थ्रू बहुत ही हार्डली 1%। ज़्यादातर जो है वो कोल से आ रही है, और आजकल हाइडल से बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि डैम्स में पानी बहुत है। बाकी कुछ एलएनजी से है और कुछ गैस से है, और थोड़ा बहुत जो है वो ऑयल से आ रही है। मतलब ये है कि 50% से ज़्यादा बिजली हमारे अपने ओन रिसोर्सेज पे है। और असल काम सर बिजली का नहीं, बिजली में जो एडिशनल जो टैक्सेस लगाए गए हैं, जो गवर्नमेंट ने तरफ से जायज़ या नाजायज़, मैं नाजायज़ इसलिए कहूँगा कि जो सर्कुलर डेट है जिसमें हम कंज्यूमर का कोई वास्ता नहीं है, वो गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से बना है, वो भी हमसे हर माह बिल में वसूल किया जाता है और बड़े भारी तरीके से वसूल किया जाता है। दूसरा सेल टैक्स वगैरह जो है, जो हम बिजली के इनपुट्स हैं उस पर हम ऑलरेडी टैक्सेस देते हैं, फिर जब बिजली बनती है फिर उस पर एडिशनल हम टैक्सेस देते हैं, और फिर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज हर महीने का देते हैं, हर महीने के बाद फिर 3 महीने का देते हैं। इनके कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरा जो बिजली खरीदने वाली कंपनी है जिसके हम सीपीपी कहते हैं, सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी, वो मुख्तलिफ पैदा करने वालों से बिजली लेके और उसका रेट तयन करती है। मुझे ये पता नहीं है कि वो किस तरीके से उनके रेट को मांगती है। उनके पास कोई स्क्रूटनी का इंतजाम है या नहीं है। जो प्रोड्यूसर जो कीमत कहता है वो कीमत वो एडअप करके नेप्रा के पास ले आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली नेप्रा का रोल भी मैं कोई ज्यादा नहीं देख रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के डायरेक्टिव से मजबूर हैं और गवर्नमेंट को IMF कंडीशनलिटीज पूरी करनी है। अब इस सारे जो ये इसके चक्कर में एक आम कंज्यूमर जो बिल्कुल मारा जाता है, और ये जो जिस हालत पे पहुंचे, क्योंकि देखें 1 साल के अंदर बिजली का दुगनी रेट हो गई है। मेरे पास जो बिल पड़े हुए हैं वो जो मैं लास्ट ईयर मैंने 19 रुपए जो एवरेज बिजली की कास्ट थी, अब वो इस महीने में 36 रुपए दे रहा हूँ सिर्फ बिजली की कास्ट। अगर टैक्सेस मिला के मैं आपको बताऊं तो वो 32 रुपए वाली बिजली थी, अब आज मैं उसका 59 रुपया 53 रुपया दे रहा हूँ। सर ये जुल्म है, ये ऐसी कोई इतनी इन्फ्लेशन हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई है। न कोई डॉलर का इतना रेट कम हुआ है डिवैल्यूएशन, न कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। बहाना ये करते कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ये सारी चीजें कहने की हर चीज के लिए। इसमें कुरैशी साहब फार्मूला वही है ना, जिस तरह हम देखते हैं कि हर बजट के अंदर जो टैक्स पहले से शहरी दे रहा है उसी के ऊपर मज़ीद लगा दिया जाता है, टैक्स नेट का जो दायरा कार है वो नहीं बढ़ाया जाता। सेम केस बिल्स के अंदर भी यही है, बिजली चोरी हो रही है बड़ी तादाद के अंदर, आप वहाँ से रिकवर नहीं करवा सकते हैं, तो लिहाजा जो ऑलरेडी पे कर रहा है बिल आप उसी के ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाएं, और वो जो चोर हैं उनसे रिकवर ना करें, बल्कि जो शहरी आम शहरी पहले ही दे रहा है आप उनसे भी रिकवर करवा लें। एक तो ये पॉइंट। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा, सिस्टम आपने क्यों अपग्रेड नहीं किया है, ये क्यों नहीं कर सके हैं सिस्टम अपग्रेड? सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ कि सिस्टम अपग्रेड में कमीशन किकबैक नहीं मिलता। जब आप जनरेशन के लिए ले जाते हैं तो आपको वो जनरेशन में आप टैरिफ दे देते हैं और पैसे कमा लेते हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, ये जबकि बेनजीर की फर्स्ट बेनजीर गवर्नमेंट में ये हुआ। इससे पहले ज़िया के जमाने में जो आपको पावर लगाया उसमें ये हुआ, उसके बाद जो भी IPPs आए, और उसके बाद रिसेंट जो सीपेक में हुआ है, यानी कि आपको पता था कि आपके पास पावर की कंजम्पशन नहीं है, आपने 42,000 कैपेसिटी क्रिएट कर ली। जब आपकी डिमांड जो है वो ज्यादा 20,000 है और आपकी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो 25, 15, 16,000 है, वो आपने ट्रांसमिशन में पैसे नहीं डाले, आपने डिस्ट्रीब्यूशन में पैसे नहीं डाले, लाइन सिस्टम अपग्रेड नहीं किया, और आपका पूरा सिस्टम अब क्रिपल डाउन हो गया है।
और ये जो आपने एडिशनल जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट की है, उसके लिए आप वो कैपेसिटी चार्जेस दे अरबों रुपए में, उस वजह से सर्कुलर डेट बढ़ाए। इसमें सारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और अनफॉर्चुनेटली सारे बेनिफिशरीज हैं। ये सारे इलीट कैपिटल जो है, चाहे असेंबली से अंदर हो या बाहर हो, ये सारे इसके मुनाफे ले रहे हैं और हम और आप आम शहरी उसको भुगत रहे हैं। इसके लिए जो भी गवर्नमेंट है उसको सख्त इक़दाम लेने पड़ेगी। ये जो हम कहते हैं एसी नहीं चलाएंगे, पीएम हाउस का एसी बंद होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो बड़े बड़े ऑपरेशन करनी है, सर्जरी करनी है, ये गोली टिक्की से काम नहीं चलेगा। सर वो ऑपरेशन का आगाज कब से होगा? तशखीस तो हम कर रहे हैं कि यहाँ पर खराबी है, तो इलाज शुरू कब हो? मुझे पावर दे तो मैं आज से शुरू कर दूं। हाँ, आप जो करने वाले आप उनको कहे। अब आवाम ने प्रेशर डाला है, हम लोग जो टेक्नोक्रेट्स हम कह रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ का हाथ डालना है। अब जो हाथ डालने वाले अगर हिम्मत समझते हैं तो डालें। ठीक है। और इसके साथ साथ एक मामला ये भी सामने आ जाता है कि आप ये देखते हैं कि आपने जिस तरह खुद बात की कि अपन बिजली के हवाले से हम उस तरफ तरजीह नहीं देते हैं, हमें महंगे ज़राए से बिजली हासिल करनी है। ये इंटरेस्ट है, अपने अपने मफादात हैं, वही वहाँ से होगा तो आपने पैसा लेना है। और IPPs के साथ जिस हद तक आपने नेगोशिएट किया है, ये दोबारा हो सकता है, ये बैठ सकते हैं, जो चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, या अब मामला तय हो चुका हुआ है, यही चलेगा अब आगे? इसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर सर्टेन, वो अपने एग्रीमेंट में कुछ होता है कि उनमें जो मजबूरी की जो हालत है जिस भी साइड पे हो, चाहे उनको मजबूरी है चाहे हमारी मजबूरी है, हम रीनेगोशिएट कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में तो बहुत से IPPs के कैपेसिटी चार्जेस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनके एग्रीमेंट 25 से 30 साल किए हुए थे। जो बेनजीर साहब के जमाने में जो IPPs हुए हैं या आपको हुआ है, उसको 30, 25, 32, 27 साल हो गए हैं। उनकी कैपेसिटी चार्जेस खत्म होनी चाहिए, सिर्फ उन्हें फ्यूल चार्जेस मिलने चाहिए। और जहाँ तक हाइडल का ताल्लुक है, हाइडल हम ठीक ठाक हाइडल आ रही है, लेकिन आप ये गलती देखें, आपने कोल का पावर हाउस लगा लिया साहिवाल में। अब कहाँ साहिवाल, कहाँ इम्पोर्टेड कोल के पावर हाउस लगते हैं पोर्ट में, जहाँ पे कोल इम्पोर्ट होता है, या कोल के पावर हाउस होते हैं माउथ माइन, जहाँ पे माइंस होते हैं, जैसे अब थर लगा हुआ है। ये अजीब था। LNG इंपोर्टेड फ्यूल पे आपने 2 बड़े पावर हाउसेस लगा लिए पंजाब में। ये क्या हो रहा था? ये क्यों हो रहा था? कौन इसका अकाउंटेबल है? उसके आप कितनी कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं? और इसमें कुरैशी साहब, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे जल्दी से बताइएगा, ये भी तजवीज़ सामने आ रही है कि अब अपने अपने सूबे हैं वो तायुन करेंगे बिजली के बिल्स के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, एक यूनिफॉर्म जो फॉर्म अभी है वो नहीं होगी, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये पॉलिसी तजवीज़ सामने आ रही है कि सूबे अपने तौर के ऊपर देखेंगे जो बिजली के ऊपर टैक्सेस हैं या यूनिट जो है वो कितना होगा। ये जो भी यूनिफॉर्म बेस के ऊपर है कि विफाक तय करता है कि इतने यूनिट है, आप सूबों को इख्तियारात दे दें, तो इस हवाले से कोई फ़र्क पड़ता हुआ आपको नजर आएगा? इस पॉलिसी के ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ ये बिजली की जो चोरी होती है ना, जो लॉसेज होते हैं, उसमें एक तो इनके यूनियन शामिल है, यूनियन के लीडर शामिल है, दूसरे बॉसेस जो पॉलिटिकल बॉसेस है वो शामिल है, क्योंकि उनको पता है कि ये सारा मरकज की तरफ जा रहा है। आप कंपल्सरी सूबों को दे दें, एज इट इज वेयर इट इज, लेट देम टेक इट। वो खुद पैदा कर, जैसे इंडिया में है, खुद बिजली पैदा करते, बिजली के टैरिफ खुद तयन करते। कुछ रियासत बहुत सस्ती देती है, कोई रियासत महंगी देती है अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन के मुताबिक, बाकी सब्सिडी करते हैं। तो आप सूबों को दे दें और उनको कहें कि आप ले लें और जाकर मैनेज करें, और हम इसको ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सही फैसला होगा। और अगर सुबह चोरी रोकेंगे, प्रोटेक्शन न देंगे उनको, चोरों को बंद करेंगे, तो शायद वो अपने बेहतर करे सूरत हाल। ठीक है, फजलुल्लाह कुरैशी, साबिक सेक्रेटरी प्लानिंग, हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।